नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज का हमारा टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से उठाया गया है। अभी तक हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर को ऐड कर रहे थे, अब हमने बायोलॉजी के चैप्टर को भी स्टार्ट कर दिया। आप सबको ये बात पता है कि जो भी हमारा टॉपिक है मैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ पढ़ाता हूं। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि सर बाकी सारे चैप्टर कहाँ मिलेंगे, बाकी सारे टॉपिक कहाँ मिलेंगे, ये टॉपिक कहाँ है, वो टॉपिक कहाँ है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये सारे टॉपिक आपको एक ही जगह पे मिले जाएंगे। और वो जगह का नाम क्या है सर? उस जगह का नाम है रेलवे पाठशाला, पाठशाला रेलवे एग्जाम। आपको करना क्या है, आप लोग जिस जगह पर ये क्लास देख रहे हो उस जगह पर सबसे पहले एक काम कीजिए, पाठशाला रेलवे एग्जाम। आप ये चैनल को यूट्यूब पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आइए। बच्चों, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जब आएंगे ना तो आप देखिए 45 दिन की साइंस थ्योरी, ये आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। दूसरी प्लेलिस्ट 45 दिन की साइंस प्रैक्टिस, ये वाली मिलेगी। ये दोनों प्लेलिस्ट के साथ साथ मैंने एक और प्लेलिस्ट डाल रखी है जिसमें कंप्लीट डिटेल थ्योरी पढ़ा रखी है, जिसका नाम है साइंस थ्योरी क्लास फॉर रेलवे एग्जाम बाय यूडीसन। ओके, इसमें वन शॉट 17 वीडियो है, लेकिन 17 वीडियो 2-2, 3-3 घंटे का एक वीडियो है। यानी एक वीडियो के लिए मैंने पूरी मेहनत करके कंप्लीट वीडियो उसमें डाल रखा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बस चलो, तो आप सब लोग हेडिंग डालना डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, चलो अब बड़े ध्यान से समझो कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमारी बॉडी में, यानी जिन जिन बॉडी में फेफड़े पाए जाते हैं, जैसे कि पक्षी, जैसे कि जानवर, जैसे कि हम इंसान, तो जिनकी बॉडी में फेफड़े पाए जाते हैं, ध्यान रखना वहां पर हमेशा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ही होगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने में खून दिल में 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार बाहर निकलता है ना। तो 2 बार उसकी एंट्री होती है, 2 बार एग्जिट होता है, इसीलिए ध्यान रखना इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कैसे 2 बार एंट्री होती है, कैसे 2 बार प्रवेश करता है, ये सारी बातें हमें समझनी है। लेकिन ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एक डायग्राम से नहीं समझ में आ सकता। मैं आपको इसको टुकड़ों में समझाऊंगा ताकि आपको सही कई सारी चीजें समझ में आए। सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि हमारी बॉडी में जो दिल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, दिल ही वो जगह है जिसे पूरी बॉडी में शुद्ध खून, प्योर ब्लड जाता है। अगर दिल नहीं होगा तो आपकी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड जा ही नहीं पाएगा। इस बात को समझो। तो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि दिल हमारा काम क्या करता है। दिल का मेन काम यह है कि पूरी बॉडी को प्योर ब्लड देना, है ना, और उनसे इम्प्योर ब्लड लेना। लेने के बाद वो क्या करता है वो बात की कहानी है, लेकिन दिल का काम क्या है? दिल बड़ा दानवीर है। आपको तो वो शुद्ध खून देता है और आपसे अशुद्ध खून खुद ले लेता है ना। सर आपकी आवाज हमें सुनाई देती है, दिल गदगद हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो अब आप लोग कमेंट बाद में कर देना, पहले आप मेरे बातों को सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग रटा करते हैं। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत सारे डायग्राम है मेरे पास दिल को समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिल का ये वाला डायग्राम बनाऊं, समझाऊं, तो ये वाले डायग्राम से आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। विश्वास मानिए, आप सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको एकदम चार्ट के थ्रू ऐसा समझा दूंगा कि जिससे कि आप जितने भी डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर बड़े आराम से डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने आपसे कहा कि दिल क्या होता है, कि दिल कहना एक ऐसा चीज है जो आपकी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड, पूरी बॉडी को शुद्ध खून बेचता है, लेकिन उसके बदले में अशुद्ध खून ले लेता है ना। यानी बड़ा दानवीर है। दूसरों को तो अच्छा खाना खिला रहा है लेकिन खुद गंदा खाना खा रहा है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये पार्ट हमारा दिल है। सर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा हार्ट है जिसको आपने दिल कहा। अब दिल का काम क्या है? दिल का काम यह है कि आपका जो बॉडी है, आपकी जो शरीर है, उसको कौन सा ब्लड भेजना, तो कह देना उसको शुद्ध खून भेजना, यही हमारे दिल का काम है। लेकिन भेजेगा कैसे? भेजेगा कैसे? तो दिल शुद्ध खून भेजने के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखना, दिल से शुद्ध खून निकलता है, ऐसे निकलेगा, और निकलने के बाद बताइए कहां पर पहुंचेगा, तो कह देना निकलने के बाद ये पहुंचता है कहां पर? महाधमनी में।
दिल से शुद्ध खून निकलता है, निकलने के बाद बताइए कहां पहुंचता है, महाधमनी में पहुंचता है, जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं आरोटा। क्या नाम से जाना जाएगा, आरोटा। शुद्ध खून निकलेगा दिल से और कहां पहुंचेगा सर, महाधमनी में पहुंचेगा। और महाधमनी तो ही बताइए किस नाम से जाना जाता है सर, इसी को बोलते हैं हम लोग आरोटा। ये शुद्ध खून निकला। बच्चों शुद्ध खून जब महाधमनी में पहुंचता है तो महाधमनी एक बड़ी धमनी होती है, इसके आगे बहुत सारी छोटी छोटी धमनियां लगी होती है। तो शुद्ध खून इसके आगे जाकर कहां पर पहुंचता है, तो कह देना शुद्ध खून इसके आगे जाकर छोटी छोटी धमनी में पहुंचता है, जिसको आप लोग सिर्फ आर्टरीज के नाम से जान सकते हैं, धमनियों के नाम से जान सकते हैं। ये हमारा पहुंचा हमारा आर्टरीज में। कहां पर पहुंचा, आर्टरीज में पहुंचा। बच्चों आर्टरीज से शुद्ध खून निकल के कहां पहुंचेगा, तो कह देना आर्टरीज से शुद्ध खून निकल के हमारा कहां पहुंचेगा, शरीर में पहुंचेगा। तो ये जो हमारा ब्लड है ना, ये ब्लड जो है, शुद्ध खून जो है, वो हमारा दिल से महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, और धमनी से बताइए कहां पर पहुंच जाता है सर, धमनी से पहुंच जाता है ये हमारा शरीर में, बॉडी में। लेकिन शरीर में होता क्या है, तो कह देना शरीर में केंद्रक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन हो जाने की वजह से इसे बॉडी को क्या चाहिए, तो कह देना बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन ले लेता है बॉडी और बदले में बताइए CO2 छोड़ देता है, CO2 दे देगा, है ना। मतलब ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और बदले में क्या दे देगा, बदले में CO2 दे देगा। और जैसे CO2 मिल गया इसको, तो बताइए CO2 मिल गया तो होने वाला ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो शरीर कैसा खून देता है, तो कह देना शरीर वापस में अशुद्ध खून देता है। मैंने पहले भी कहा है अशुद्ध खून वो खून होता है जिसमें बताइए CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा। और शुद्ध खून वो खून होता है जिसमें बताइए किसकी मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। अब ये अशुद्ध खून दे रहा, लेकिन अशुद्ध खून पहले ये जो देता है ना, वो किसमें देता है, तो कह देना पहले ये अशुद्ध खून देता है सिराओं में। किसमें देता है, सिराओं में। बहुत छोटी छोटी सिराएं होती है, जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हो, जिसको आप लोग बोलते हैं वेन्स। अब बच्चों वेन्स से हमारा अशुद्ध खून निकल के एक मोटी मोटी सिराओं में, बड़ी बड़ी सिराओं में जाएगा अशुद्ध खून निकल के। बताइए उन बड़ी बड़ी सिराओं को क्या नाम से जानते हैं सर, उन बड़ी बड़ी सिराओं को बोला जाता है महासिरा। क्या नाम से जानते हैं, महासिरा। और महासिरा को बताइए हम क्या नाम से जानते हैं इंग्लिश में, वीना कावा। अब वीना कावा से निकल के हमारा जो भी अशुद्ध खून है वो कहां जाएगा, तो कह देना वीना कावा से निकल के अशुद्ध खून बताइए कहां पर जाएगा सर, ये अशुद्ध खून जाएगा तुम्हारा दिल में वापस से। ठीक है, मैंने कहा ना हम लोग टुकड़ों में समझेंगे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का काम करेंगे, एकदम प्यार से समझेंगे ताकि हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो पहले आप जल्दी से मुझे ये बात का कमेंट करके बता दो कि आपकी बॉडी में दिल से खून शरीर और शरीर से दिल में कैसे जाता है, कौन कौन सी पाइपलाइन से होते हुए जाता है। ये बात सबको पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, है ना। मैं एक ही चीज बताऊंगा लेकिन टुकड़ों में, मैंने पहले भी कहा। तो दिल से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से शुद्ध खून हमारा कहा जाता है बॉडी में, बॉडी से अशुद्ध हो जाएगा फिर सिराओं में आता है, सिराओं से महासिरा में आता है, महासिरा से हमारा वापस से दिल में आता है। एक बार जल्दी से बता दो जरा, इतना समझ में आ रहा, क्योंकि मैं आज आपका कमेंट थोड़ा लेता रहूंगा, है ना। ठीक है, अब सवाल ये है, माइंड में एक सवाल आता है कि चलो मान लेते हैं कि दिल ने शुद्ध खून जो है महाधमनी को दिया, फिर ये शरीर में पहुंचा, शरीर से अशुद्ध खून दिल में आ गया। अब ये दिल अशुद्ध खून का करेगा क्या, दिल इंप्योर ब्लड का करेगा क्या, मतलब दिल में ऐसा क्या है जो इंप्योर ब्लड जो है हमारा प्योर हो जाएगा, दिल में ऐसा क्या है। तो बच्चों और आगे समझने के लिए अब मैं आप लोगों को दो डायग्राम और समझाता हूं। बच्चों आप लोग यहां पर देखो, ये समझो कि ये जो बीच में मैंने दिखाया ये वो बॉडी पार्ट है जो आपका दिल है, ये वो बॉडी पार्ट है, ये हमारा दिल है, ध्यान समझना। और ये मैंने फिर से बता दिया कि ये हमारा क्या है सर, ये हमारा बॉडी है जिसको आप शरीर बोल सकते हैं, ध्यान से समझो। और फिर इसके बाद मैंने यहां पर एक और बॉडी पार्ट दिखाया सर, मान लेते हैं कि ये हमारा लंग्स है जिसको आप लोग फेफड़े के नाम से जाना जाता है। सवाल ये उठा था कि दिल ने जब बॉडी को शुद्ध खून दे दिया, बॉडी से अशुद्ध खून ले लिया, तो आप मुझे बताइए अशुद्ध खून वापस से शुद्ध कैसे होगा। ठीक, आप समझो भाई, दिल क्या करता है सर, दिल ना शुद्ध खून किसे देता है, तो कह देना दिल शुद्ध खून देता है बॉडी को,
लेकिन आप बताओ, दिल जब शुद्ध खून बॉडी को देता है तो किससे देता है? दिल से कौन सी पाइपलाइन है जो शुद्ध खून बाहर ले जाती है? तो ध्यान रखना, दिल से शुद्ध खून बाहर ले जाने का काम किस पाइपलाइन का होता है? तो रह देना, ये पाइपलाइन होती है महाधमनी। महाधमनी ने शुद्ध खून दिल को, बॉडी को दिया, और बॉडी को दिया, और बॉडी ने क्या काम किया, है ना? बॉडी ने क्या काम किया सर? बॉडी ने वापस से अशुद्ध खून दिल को पहुंचा दिया। बॉडी ने वापस से अशुद्ध खून किसको पहुंचा दिया सर? वापस से अशुद्ध खून बॉडी को पहुंचा दिया। और मेरे भाई किसके थ्रू पहुंचाया? इस पाइपलाइन का नाम क्या है? तो कह देना, इस पाइपलाइन का नाम है महाशिरा, जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हो? जिसको आप लोग बोलते हो वीना कावा। ये सारे नाम मैंने अभी बता दिए। ये हमारा वीना कावा, ये हमारा क्या है? आरोटा। अब सवाल ये है कि दिल के पास जब वापस से अशुद्ध खून आ गया तो दिल के पास क्या भंडार है शुद्ध खून का? अरे कभी ना कभी तो दिल के पास शुद्ध खून खत्म हो रहा ना। तो दिल अपना क्या करता है कि जो अशुद्ध खून लिया है ना, इस अशुद्ध खून को ये वापस से पहुंचा देता है फेफड़ों के पास। दिल अशुद्ध खून को वापस से कहां पहुंचाएगा? फेफड़ों के पास। ठीक है, तो दिल ना अशुद्ध खून को कहां पहुंचा देगा? कह देना, दिल हमारा अशुद्ध खून को वापस से पहुंचा देगा फेफड़ों के पास। इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध खून को बताइए कहां पर पहुंचा देगा? ये पहुंचा देगा फेफड़ों के पास। अब फेफड़ों के पास पहुंचाएगा कि भाई लो, इसको तुम शुद्ध करके मुझे दे दो, प्योर करके मुझे इसको वापस कर दो। तो बताइए इस पाइपलाइन का नाम क्या होता है सर? इस पाइपलाइन का नाम होता है फुस्फुस धमनी। ये पाइपलाइन कहलाती है फुस्फुस धमनी। बच्चों, फुस्फुस धमनी को हम लोग इंग्लिश में बोला जाता है पल्मोनेरी आर्टरीज। क्या नाम से जाना जाएगा? पल्मोनेरी आर्टरीज। ये हमारा पल्मोनेरी आर्टरीज है। बच्चों, पल्मोनरी आर्टरीज ये इतना ज्यादा बड़ा वर्ड है, इसलिए शॉर्टकट में मैं इसको बता दूं, मैं इसको पीए लिखूंगा। पीए का मतलब आप समझ रहा ना, वो पीए दारू वाला पीए नहीं है सर। पीए का मतलब होगा पल्मोनरी आर्टरीज। क्या नाम होगा? पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये जैसे दिल से अशुद्ध खून ले रहा, फुस्फुस धमनी, देख लो, फुस्फुस धमनी में इम्प्योर ब्लड बहता है। फुस्फुस धमनी किसे जोड़ती है? दिल और फेफड़ों को जोड़ती है। दिल से अशुद्ध खून निकल के कहां जाता है? फेफड़े में जाता है। और किस पाइपलाइन से जाता है? फुस्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज में हमेशा ध्यान रखना अशुद्ध खून बहता है। समझे ना बात को? अब फेफड़े के क्या करेगा भाई? जो आप लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हो, ऑक्सीजन कहां जाती है? तुम्हारे फेफड़ों में जाती है। और वही ऑक्सीजन जो है फेफड़ों में जाकर खून में मिल जाती है, और खून से CO2 बाहर हो जाती है। तो फेफड़े की वर्किंग हम अलग से समझेंगे। बस ये जान लो कि फेफड़ा क्या काम करता है कि फेफड़ा ब्लड से CO2 को बाहर कर देता है। अब ब्लड में बताइए क्या डाल देता है सर? ब्लड में O2 डाल देता है। फेफड़े का ये काम है। और बॉडी क्या करती है? बॉडी जो है ब्लड से क्या ले लेती है सर? बॉडी ना ब्लड से CO2, अब देखो CO2 को बाहर कर रहा है, तो बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन को बाहर कर देती है और ब्लड में CO2 डाल देती है। ये काम कर दी है। फेफड़ा कह सकते हो ऑक्सीजन डालता है, CO2 बाहर कर देता है। तो जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो यहां से ब्लड बन जाएगा प्योर, और ये प्योर ब्लड बताइए कहां जाएगा? तो कह देना, अब ये हमारा जो प्योर ब्लड है, जिसको आप शुद्ध खून कहोगे, ये वापस से दिल में जाएगा। और बताइए वापस से दिल में जाएगा तो इस पाइपलाइन का नाम क्या होगा सर? इस पाइपलाइन का नाम होगा फुस्फुस सिरा। फुस्फुस सिरा। फुस्फुस सिरा को आप लोग बताइए क्या नाम से जानते हैं सर? इसको बोला जा सकता है इंग्लिश में पल्मोनेरी वेन्स। पल्मोनेरी वेन्स। तो पल्मोनेरी वेन्स सर एक ऐसी सिरा होती है जिसमें देखो हमारा कौन सा खून बहता है? तो कह देना, पल्मोनेरी वेन्स अकेले एक ऐसी सिरा होती है जिसको ध्यान रखना शुद्ध खून बहता है। और पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी अकेले आर्टरीज होती है जिसमें अशुद्ध खून बहता है। बच्चों, पल्मोनरी वेन्स को हम लोग शॉर्टकट में पीवी के नाम से जाना जाएगा, ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये पीवी पल्मोनरी वेन्स है, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरीज है। ठीक है, इतनी बात सब लोग क्लियर हो रही? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब याद करो, मैंने आपको कहा था कि हमारी बॉडी में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, है ना? इसीलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो भाई देखो, दो तरह के सर्कुलेशन आपको नजर आ रहे होंगे। पहला सर्कुलेशन जो दिल और बॉडी के बीच है, देखो दिल और बॉडी के बीच ये एक सर्कुलेशन हो गया, और दूसरा सर्कुलेशन हो गया दिल और फेफड़ों के बीच। समझना बात को? दो तरह के बॉडी में सर्कुलेशन होते हैं।
इन दोनों सर्कुलेशन का नाम भी है। तो ध्यान रखना, जो सर्कुलेशन तुम्हारा दिल और बॉडी के बीच होता है, सर दिल और बॉडी के बीच जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंग्लिश में भी आप इसको ऐसे याद करेंगे, हिंदी में भी ऐसे याद करेंगे। बस आप इसकी हिंदी जो लिखेंगे ना वो इस तरह से लिख लीजिएगा, सिस्टेमिक। सिस्टेमिक तो दिल और बॉडी के बीच होने वाला ब्लड का सर्कुलेशन कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है? सिस्टेमिक। और सुनो, दिल और फेफड़ों के बीच भी तो सर्कुलेशन हो रहा है, तो दिल और फेफड़ों के बीच जो सर्कुलेशन होता है सर उसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, जब कोई तुमसे पूछे कि भाई अगर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है तो दोनों सर्कुलेशन के नाम बता दो, तो पहला सर्कुलेशन जो दिल और बॉडी के बीच होता है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक, और दूसरा जो दिल और फेफड़ों के बीच होता है उसे बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये डायग्राम अभी तक इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये वाले डायग्राम में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, है ना। अब सवाल यह है कि सर आपने यहां तक तो क्लियर किया, अभी दिल के बारे में नहीं समझाया। जैसे कि आप देखिए यहां से शुद्ध खून बाहर जा रहा है, अशुद्ध खून आ रहा है? तो कहीं ना कहीं तो आएगा, तो दिल के चैम्बर के बारे में भी पता होता तो ये चारों पाइपलाइन किससे जुड़ी होती है ये बात मैं बता देता। आप देखो दिल से 4 तरह की पाइपलाइन जुड़ी है, एक महाधमनी जुड़ी है, दूसरा हमारा महाशिरा जुड़ी है, एक हमारा पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी है, दूसरा हमारा पल्मोनरी वेन्स जुड़ी है। समझना बात को। तो अगर हमारे दिल से 4 तरह की पाइपलाइन जुड़ी हैं तो कहीं ना कहीं 4 तरह के पार्ट्स भी तो होंगे ना। अब मैं और अच्छे से डिटेल में बताता हूं कि और क्या है। जैसे कि अब यहां पर मैं दिल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है लाल साहब? बिल्कुल भी आप धीरज रखिए, अभी आगे मिलेगा, सब मिलेगा, बहुत प्यार से मिलेगा, ठीक है, सब आगे मिलेगा। अब बच्चों मैं अब आपको बताने वाला हूं दिल के बारे में थोड़ी और बातें। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा दिल है, हालांकि दिल एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, वजन 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम होता है, लेकिन मुझे आपको समझाना है। तो मान लीजिए यही दिल है बच्चों, ये अगर हमारा दिल है तो हम इस दिल के 4 चैम्बर करेंगे। याद रखना, जो भी ह्यूमन बॉडी होती है उस ह्यूमन बॉडी में जो हमारा दिल होता है उस दिल के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हमने 4 चैम्बर बनाए बच्चों। ऊपर वाला ये जो चैम्बर है सर, इस चैम्बर का नाम होता है RA का मतलब होगा राइट ऑरिकल, या फिर कई बार राइट एट्रियम के नाम से भी जाना जाता है। देखो तुम ऐसे खड़े हो जाओ, तो बच्चों दिल का ये वाला हिस्सा राइट और ये वाला लेफ्ट, तो ये राइट ऑरिकल, और ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल, और बताइए ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं इसके नाम लिख दे रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हर एक चीज के नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले आप मुझे बताओ ये RA का मतलब क्या है? सर RA तो हम लोग बोल सकते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का मतलब हो गया, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं दायां आलिंद। ऊपर वाला धारकना हमारे आलिंद होते हैं, और नीचे वाले बताइए क्या होते हैं? निलय होते हैं। जैसे कि RV का नाम बताइए बच्चों, RV का नाम होता है राइट वेंट्रिकल। याद रखना इसका नाम होता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जिसको आप लोग बताइए क्या नाम से जानते हैं? दायां निलय। तो याद रखना दिल के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 आलिंद 2 निलय। एक बात हमेशा इस बात को याद रखना, निलय से याद रखिए नालियां। निलय से क्या याद रखना है आपको? नालियां। और नालियां बताइए कहां बहती है? नीचे बहती है ना, तो ध्यान रखना नीचे वाला जो पार्ट है वो निलय है। नीचे वाला पार्ट कौन सा है? निलय है, और ऊपर वाला पार्ट आलिंद है। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से ध्यान रखना, अगर LA का नाम पूछा जाए ये क्या है, तो LA का नाम हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, कई बार आप इसको लेफ्ट ऑरिकल भी कहते, तो लेफ्ट एट्रियम। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं बायां आलिंद। ये हमारा क्या है? तो इसको बोला जाएगा बायां आलिंद। ये हमारा बायां आलिंद। एक और बचा LV। LV का बताइए नाम क्या है? सर LV का नाम हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर।
लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जिसको आप बोल सकते हैं बायां निलय, बायां निलय। ठीक है, इतनी बात सब लोग क्लियर हो गई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ सब लोग क्लियर हो गया ना इतने बात? चलो अब बच्चों और बातें सुनो, ध्यान से समझो। बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगा कि दिल में 4 वाल्व होते हैं, लेकिन 4 वाल्व कहां कहां होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। बच्चों 8 वाल्व होता है राइट वाले हिस्से में, यहां पर 8 वाल्व लगा होगा, और 8 वाल्व होता है लेफ्ट वाले हिस्से में, यहां पर 8 वाल्व लगा होगा। ध्यान रखना है, राइट वाले हिस्से में और यहां पर दोनों जगह वाल्व लगे होते हैं। मैं इन दोनों वाल्व को नाम दे देता हूं कि मान लीजिए ये वाल्व हमारा एक्स है और ये वाल्व हमारा वाई है। एक्स और वाई मैंने नाम दिया। अब एक्स और वाई का नाम क्या है वो से भी सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्स वाल्व का नाम क्या है, तो याद रखना ये जो राइट वाले हिस्से में, दाएं वाले हिस्से में ध्यान रखना जो वाल्व लगे होते हैं, जो दाएं आलिंद और दाएं निलय को जोड़ते हैं, दायां आलिंद दायां निलय को जोड़ते हैं, तो दाएं आलिंद और दाएं निलय को जोड़ने वाला वाल्व जिसको आपने एक्स बोला है, इसको बोला जाता है ट्राइकप्सिड वाल्व। ये हमारा कहलाता है ट्राइकप्सिड वाल्व, एक्स हमारा ट्राइकप्सिड वाल्व। जबकि बायां आलिंद बायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, इसको जोड़ने वाला जो वाल्व वाई है, आप बताओ इस वाई का नाम क्या है? तो कहना बायां आलिंद बायां निलय को जोड़ने वाला वाल्व कहलाता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकप्सिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राई वाला दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच लगा होगा, बाएं वाला बाइकस्पिड बायां आलिंद बायां निलय। अब इसको याद करने का तरीका भी सुनो, बड़ा आसान है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बहुत ध्यान समझो। जैसे मैंने कहा बायां, बायां से याद कर लो बाइकस्पिड, तो बायां मतलब बाइकस्पिड, तो बाएं वाले हिस्से में हो जाएगा बाइकस्पिड वाल्व और दाएं वाले हिस्से में हो जाएगा ट्राइकप्सिड वाल्व। बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ना, इसी का एक और नाम भी होता है, इसका एक अदर नाम है। बच्चों इसके अदर नाम को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड माइट्रल वाल्व। क्या नाम से जाना जाएगा? माइट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व का ही दूसरा नाम होता है, बताइए उसको किस नाम से जाना जाता है? सर उसको बोला जाता है माइट्रल वाल्व। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही? और सुनो बच्चों, बच्चों एक बात और मुझे बताइए, आपने कई बार एवी वाल्व का नाम सुना है? बताइए, एवी वाल्व का नाम सुना है? एवी वाल्व, ध्यान से सुनो, एवी वाल्व का पूरा नाम क्या होता है? जब हम लोग एवी वाल्व का नाम पूरा नाम जानते हैं तो एवी वाल्व को बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ध्यान रखना, एवी वाल्व का पूरा नाम क्या होता है? सर एवी वाल्व का पूरा नाम होता है एट्रियो। पहले आपको एट्रियो वर्ड यूज करना है, फिर आपको यूज करना है वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, वेंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, तो ये पूरा नाम होता है, ए से हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो हमारा ट्राइकप्सिड वाल्व है, बाइकप्सिड वाल्व है, तो ये कहीं ना कहीं आलिंद और निलय को ही तो जोड़ रहे हैं। आलिंद मतलब एट्रियम और निलय मतलब वेंट्रिकुलर, इसीलिए इन दोनों वाल्व को मिलाकर, यानी ये जो एक्स और वाई है, सर इस एक्स और वाई दोनों वाल्व को मिलाकर हम लोग कई बार एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या हम लोग एवी वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाएगा? एवी वाल्व के नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ, एवी वाल्व क्लियर हो गया ना? एवी वाल्व क्या होता है कह देना। एवी वाल्व पूछ रही है, ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड जो वाल्व आपने बताए वो कहीं ना कहीं आलिंद और निलय को जोड़ते हैं, इसलिए आलिंद का ले लिया एट्रियो, निलय का ले लिया वेंट्रिकुलर। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ये हमारे ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वाल्व दोनों को मिला के नाम दिया जाता है। चलो अब आ जाइए बच्चों, इसका जो दिल का दायां हिस्सा होता है, दायां पार्ट में ध्यान रखना, दिल का जो दायां पार्ट होता है, इस दाएं पार्ट में हमेशा कौन सा ब्लड स्टोर होता है? तो कह देना दाएं पार्ट में जो स्टोर होता है सर, इस ब्लड का नाम होता है अशुद्ध खून, इम्प्योर ब्लड। तो ये जो दायां हिस्सा है, दाएं हिस्से में ध्यान रखना हमेशा कौन सा खून स्टोर होगा? तो कह देना दिल के दाएं हिस्से में हमेशा अशुद्ध खून स्टोर होगा, इम्प्योर ब्लड स्टोर होगा, इम्प्योर ब्लड। जबकि अगर दिल का बायां पार्ट की बात करते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट की बात करते, तो याद रखना ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, इस लेफ्ट वाले हिस्से पे बताइए कौन सा खून स्टोर होगा? सर इस लेफ्ट वाले हिस्से पे स्टोर होगा हमारा
प्योर ब्लड, जिसको आप बोलते हैं शुद्ध खून, ये हमारा प्योर ब्लड होगा। ठीक है सर, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे ये बात बताई और मैंने ही बताई कि दिल से 4 तरह की पाइपलाइन आती है और 4 तरह की पाइपलाइन देखो जोड़ी जा रही है। तो जब 4 तरह की पाइपलाइन जोड़ी जा रही है तो तुम्हें यह याद रखना पड़ेगा कि दिल में कौन कौन से चैम्बर्स में कौन कौन सी पाइपलाइन जोड़ी रही है। ठीक है, तो बच्चों दाया मतलब अशुद्ध, तो बताइए पहले दिल में अशुद्ध खून कौन लेके आता है? तो कह देना दिल में अशुद्ध खून लेके आता वीना टावा। तो यहां से एक पाइपलाइन आएगी जो बताइए इस तरह से अशुद्ध खून को कहां लेके आएगी? तो कह देना एक पाइपलाइन आएगी जो हमारा इम्प्योर ब्लड, जिसको आप बोलते हैं अशुद्ध खून, उसको बताइए कहां लेके आएगी? राइट ऑरिकल। पहले ऊपर आएगा, ऊपर के बाद नीचे आएगा ना। तो ये हमारा अशुद्ध खून आ रहा है, लेकिन इस पाइपलाइन का नाम क्या है? तो कह देना इस पाइपलाइन का नाम हो जाएगा महाशिरा। महाशिरा जिसको आप वीना टावा कहेंगे। और ये बताइए अशुद्ध खून को कहां से लेके आ रहा होगा? सर ये अशुद्ध खून को लेके आ रहा होगा बॉडी से। ध्यान समझो, एकदम कह देगा सर ये अशुद्ध खून को बॉडी से वीना टावा के माध्यम से कहां लाएगा? पहले राइट ऑरिकल में। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए महाशिरा ये दिल के कौन से चैम्बर से जुड़ी होती है? तो दिल के ये राइट ऑरिकल से जुड़ी होती है। अब ये अशुद्ध खून अंदर आया, अशुद्ध खून, अब अशुद्ध खून जैसे ये अंदर आएगा तो मेरे भाई ये अशुद्ध खून अंदर आते आते इस वाल्व के माध्यम से नीचे आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा निलय में पहुंच जाएगा। अब जैसे ही निलय में पहुंचा, अशुद्ध खून निलय में पहुंचा, तो ये अशुद्ध खून कहां जाएगा? तो कह देना ये अशुद्ध खून जाएगा हमारा फेफड़ों की तरफ। इसी तरफ भागेगा सर ये अशुद्ध खून जाएगा फेफड़ों की ओर, लंग्स की ओर। अब ये बताओ जरा, अगर ये अशुद्ध खून को फेफड़ों की ओर जाना है तो कौन सी पाइपलाइन का सहारा लेगा? है ना भैया, हिंदी में भी आप लोग उसको ट्राई को ट्राई लिख दो, अस्कस्पिड लिखते हैं उसे भी हिंदी में। तो आप अगर एक्स और वाई की हिंदी अगर चाहते हैं तो हिंदी मेरे भाई ऐसे ही लिखी मिलेगी, ऐसे ही लिखी मिलेगी, है ना। चलो, तो यह अशुद्ध खून फेफड़ों में जाएगा, लेकिन याद करो अशुद्ध खून फेफड़ों में कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज। और पल्मोनरी आर्टरीज को हम लोग हिंदी में फुसफुस धमनी, या फिर मैंने कहा था शॉर्टकट में हम लोग पीए के नाम से जानेंगे। पीए का मतलब होगा पल्मोनरी आर्टरीज, पीए का मतलब होगा पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, अब ये अशुद्ध खून पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से दिल फेफड़े में पहुंच गया। अच्छा एक बात बताओ, फेफड़ों में पहुंच गया तो फेफड़ा क्या करेगा? सर फेफड़ा इस खून को शुद्ध कर देगा, और शुद्ध करने के बाद वो लेफ्ट वाले हिस्से में भेजेगा। अब बताओ ये शुद्ध करने के बाद लेफ्ट वाले हिस्से में ऐसे आएगा, और जब लेफ्ट वाले हिस्से में इस तरह से आएगा बच्चों, तो ये लेफ्ट वाले हिस्से में आने वाला ब्लड हमारा कहां से आ रहा होगा? फेफड़ों से आ रहा होगा। ये कैसा ब्लड है? तो कह देना ये हमारा शुद्ध खून है जो कि फेफड़ों से वापस आ रहा है। और किसके थ्रू वापस आएगा? तो कह देना ये आएगा पल्मोनरी वेन्स, फुसफुस सिरा के द्वारा, पल्मोनरी वेन्स। समझना बहुत ध्यान से। और बच्चों जब ये खून अंदर आएगा तो ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, पहले ऑरिकल में आएगा, आलिंद में आएगा, आलिंद में। जब ये आलिंद में आएगा ना शुद्ध खून, और आलिंद की मदद से फिर ये हमारा इस वाल्व यानी बाइकप्सेट की मदद से कहां पर आएगा? नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आएगा शुद्ध खून में इकट्ठा हो जाएगा। अब ये शुद्ध खून वापस से कहां जाएगा? तो कह देना ये जो हमारा प्योर ब्लड है, सर ये प्योर ब्लड हमारा वापस से कहां भेजा जाएगा? सर ये वापस से हमारे बॉडी में जाएगा प्योर ब्लड। लेकिन जब ये बॉडी में जाएगा, ये हमारा शुद्ध खून कहां जाएगा? सर ये हमारा शुद्ध खून वापस से बॉडी में जाएगा, तो एक पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। बताइए उस पाइपलाइन का नाम क्या होता है? तो कहना उस पाइपलाइन का नाम है महाधमनी, या फिर आप बोल सकते हैं आरोटा। आरोटा, महाधमनी, आरोटा भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके ये बता दो कि 4 तरह की पाइपलाइन है। एक तो पल्मोनरी आर्टरीज, दूसरा तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स, फिर आरोटा, महाधमनी, और अगला है महाशिरा। आप लोग बस मुझे ये बता दो ये चारों पाइपलाइन दिल के कौन कौन से चैम्बर से जुड़ी होती हैं। ये बात आप सब लोगों को एकदम क्लियर कट स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो दिल का जो ऑरिकल वाला हिस्सा है,
यानी आलिंद वाला हिस्सा है वो हमेशा सिराटो जोड़े हुए, किसको जोड़े हुए, सिराटो। तो आलिंद वाला हिस्सा सिराटो जोड़े हुए, अब या तो वो हमारी पल्मोनरी वेन्स हो रही, फुस्फुससिरा हो रही, या वीना टावा हो रहा, महासिरा। जबकि नीचे वाले जो दोनों चैम्बर है वो धमनियों को जोड़े हुए, अब या तो वो फुस्फुस धमनी हो सकती है और या फिर बताइए क्या हो सकती है, महाधमनी हो सकती है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर सिराटो जोड़े हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। क्या याद करना है सर, याद ये करना है कि जितने भी हमारे दिल में आलिंद है, चाहे वो दायां हो या बायां हो, बताइए हमारे आलिंद किससे जुड़े हैं, तो कह देना आलिंद हमारे जुड़े हैं सिराओं से, सिराओं से। बस दायां आलिंद जुड़ा हुआ है महासिरा से और बायां आलिंद जुड़ा हुआ है फुस्फुससिरा से। भैया समझना बात को मेरे भाई। चलो निलय, जो हमारे निलय है, दिल के निलय है, वो किससे जुड़े हुए हैं, तो कह देना निलय हमारे जुड़े हैं धमनी से। निलय किससे जुड़े हैं, धमनी से। अब दाएं वाले हिस्से में अशुद्ध खून था, इसलिए दायां निलय जुड़ा हुआ है फुस्फुस धमनी से और बायां निलय जुड़ा हुआ है महाधमनी से। ठीक है, एक बार जल्दी से डायग्राम समझ लो, है ना। कोई बच्चे को डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है यही डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वाले डायग्राम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सबको, इसलिए मैंने ये नहीं चाहता हूं कि किसी को कंफ्यूजन हो। तो ऊपर वाले आलिंद हमेशा सिराओं से जुड़े होंगे, नीचे वाले निलय हमेशा धमनियों से जुड़े होंगे। राइट वाला आलिंद किससे जुड़ा होगा, सर राइट वाले हिस्से में अशुद्ध खून आता है इसलिए महासिरा से। लेफ्ट वाला आलिंद किससे जुड़ा होगा, सर वो जुड़ा होगा फुस्फुससिरा से। ठीक है, ओके। तो रजनी, एमडी, अरशद अली, शौकत अली और उमेश, मृत्युंजय, शुभम, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, पहले आप मुझे बताओ ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। एवी वाल्व समझ में आ गया, एवी वाल्व किसको बोलते हैं, बताइए। अब आपके मन में दो चीजें और आएगी कि सर हमने दिल में तो 4 वाल्व पढ़े थे, आपने 2 वाल्व तो बता दिए, बाकी 2 वाल्व कहां हैं, हैं? बाकी 2 वाल्व कहां हैं? तो बच्चों बाकी 2 वाल्व जो लगे होते हैं उनमें से एक महाधमनी में लगा होता है, एक धमनी में ही लगे होंगे दोनों वाल्व। तो बच्चों ध्यान रखना 2 वाल्व ऑल होते हैं, उनमें से एक वाल्व लगा होता है यहां पर, ये एक वाल्व है, ये एक वाल्व है। अब मान लीजिए कि वाल्व है, ठीक है, इस वाल्व को हम कोई नाम दे देते हैं, एक्स वाई हो गया और क्या नाम दे दे, पी मान लीजिए नाम दे दिया, इसको हमने पी नाम दे दिया। और एक और वाल्व लगा होता है जो कि हमारा कहां लगा होता है, सर अगला वाल्व लगा होता है हमारा यहां पर। ठीक है, दोनों वाल्व हमारा धमनियों में ही लगे होते हैं यहां पर, ये इसको हमने नाम दे दिया क्यू। कोई मुझे बताएगा पी और क्यू का नाम क्या है। तो बच्चों अगर मैं अब यहां पर पी और क्यू के नाम की बात करता हूं, तो बच्चों पी वाला जो वाल्व है ये शुद्ध खून को कहां ले जाएगा, सर पी वाला वाल्व शुद्ध खून को ले जाएगा हमारा बॉडी में आरोटा की मदद से। अब पी वाला वाल्व आरोटा में लगा है, महाधमनी में लगा है, इसलिए पी वाले वाल्व को बताइए क्या नाम से जाना जाता है, आरोटेट वाल्व। क्या नाम से जाना जाएगा, आरोटेट वाल्व। पी वाला वाल्व कहलाएगा हमारा आरोटेट वाल्व, जिसका मेन काम क्या होगा, सर जिसका मेन काम होगा आपका जो भी शुद्ध खून है उसको बॉडी में पहुंचाने के लिए वाल्व खोल देना। ठीक है, फिर इसके बाद बताओ ये वाला वाल्व कौन सा है, सर ये वाला वाल्व जो है जो अशुद्ध खून को पल्मोनरी आर्टरीज से ले जाएगा कहां पर, फेफड़ों की ओर, जिसको नाम मैंने दिया क्यू। सर इसको क्या नाम से जाना जाता है, सर इसको क्यू को बोला जाता है पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज में लगा है, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। तो ध्यान रखना बाकी बचे जो 2 वाल्व है वो दोनों धमनियों में लगे होते हैं। एक वाल्व महाधमनी में लगा होता है, दैट इज कॉल्ड आरोटेट वाल्व, और एक वाल्व लगा होता है कहां पर, फुस्फुस धमनी में, जिसको हम लोग पल्मोनरी वाल्व के नाम से जाना जाता है। बच्चों इन दोनों को मिलाकर भी एक नाम से जाना जाता है, याद रखना ये जो पीवी है ना, ये दोनों वाल्व है, सर इन दोनों वाल्व को मिला के भी एक नाम से जाना जाता है, उस नाम को बोला जाता है सेमी लुनार वाल्व। ये दोनों वाल्व को मिला के हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी लुनार वाल्व। हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं अर्धचंद्रक वाल्व,
अर्धचंद्रक वाल्व, अर्धचंद्रक वाल्व। तो बच्चों जिस तरह से हमने ट्राइटफसेट बाइटफसेट को शॉर्टकट में एवी वाल्व के नाम से जाना, सेम तरह से अरोटेड वाल्व और परमोनली वाल्व को हम लोग सेमी लूनार वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बताइए। अच्छा, आप सबके मन में आएगा इन वाल्व का सर कुछ काम है क्या? जैसे कि यहां वाल्व ना होता है, छोटा सा छेद होता, मैं कह रहा हूं यहां वाल्व ना होता, यहां छोटा सा क्या होता, छेद होता, तो बढ़िया काम हो जाता। भगवान ने वाल्व ही क्यों बनाए? भैया बहुत बड़ा काम है। आपको पता है कि दिल जब भी कभी काम करता है तो दिल ऐसे धड़कता है, धड़ 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 धड़, यानी दिल एक बार दबता है फिर फैलता है। बच्चों दिल जब दबता है ना तो खून दिल से बाहर जाता है, अभी मैं बताने वाला हूं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो दिल ऐसे जब दबता है तो खून दिल से बाहर जाता है। तो मान लीजिए दिल में ऐसे कंप्रेशन हुआ, दिल दबा, तो दिल दबा तो अशुद्ध खून फेफड़ों में जाना चाहिए। तो अगर तुम यहां वाल्व की जगह होल लगाए होते तो हो सकता था कि ये अशुद्ध खून ऐसे ऊपर चला जाता, ऊपर चला जाता, तो दिक्कत हो जाती यार मेरे भाई, समझना बात को। तो वाल्व यहां क्यों लगे हैं? ताकि हमारा जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल हो सके। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में फ्लो हो सके, बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए। एक बार सवाल आता है कि वाल्व क्यों लगे होते हैं दिल में, है ना? तो एक लाइन लिख लो, वाल्व क्यों लगे होते हैं दिल में, वाल्व क्यों लगे होते हैं दिल में? तो बैक फ्लो को रोकने के लिए। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछी रही थी। वाल्व, आगे क्वेश्चन मार्क, वाल्व दिल में क्यों लगे होते हैं? तो कह देना वाल्व दिल में इसलिए लगे होते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए, कि ऐसा ना हो दिल का बैक फ्लो हो जाए, है ना? यहां पर अगर तुमने वाल्व नहीं लगाया होता, यह हमारा अरोटिक वाल्व नहीं लगा होता, तो हो सकता है कि खून लगातार जाता रहता। जबकि जाना हमें केवल और केवल कब है सर? जाना हमें केवल और केवल कंप्रेशन के दौरान है। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए और सही समय में ब्लड के फ्लो को कराने के लिए ध्यान रखना हमें वाल्व की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोगों को वाल्व की फंक्शनिंग समझनी है कि वाल्व कैसे खुलते बंद होते हैं, है ना? सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, और वाल्व के बंद होने में जो लपडप की आवाज आती है, वो लपडप की आवाज का क्या सीन है, वो भी तो हमें समझना है। चलो अब ये आगे स्लाइड यूज करते हैं बच्चों। इसके बाद ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर का क्या रोल है। ठीक है, वाल्व को बैक फ्लो कंट्रोल भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है। एग्जिट यही वाली लाइन आपके एग्जाम में पूछी रही थी, इसलिए मुझे यही वाली लाइन लिखनी पड़ी, है ना? देखो मिथुन कह रहा है एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व कौन सा होता है? कौन वाला होता है? मतलब मिथुन आप ये बहुत गलत बात है यार, या तो तुम लेट आए हो या फिर तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे। साफ साफ मैंने लिखा कि एवी वाल्व का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और एक्स वाई यानी ट्राइटफसेट और बाइटफसेट दोनों वाल्व को मिलाते हम लोग एवी वाल्व के नाम से जानते हैं। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है ना, इसलिए टाइम पर आइए। चलो आगे सुनो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर ब्लड प्रेशर की। अब आप लोग बात बताइए किसकी करेंगे सर? अब हम लोग बात करेंगे यहां पर ब्लड प्रेशर की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ब्लड प्रेशर की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहले बताइए सर ब्लड प्रेशर की खोज किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड प्रेशर की खोज की, और याद रखना 1733 में इन्होंने ब्लड प्रेशर की खोज की, 1733 में। लेकिन इन्होंने जो सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापा स्टीफन हेल्स ने, ये किसी इंसान की बॉडी में नहीं नापा था। इन्होंने जो ब्लड प्रेशर मापा था वो 17 वर्ष की एक घोड़ी, अरे बिल्कुल घोड़ा अगर आपने सुना है तो घोड़े का जो फीमेल वर्जन होगा वो हमारा घोड़ी होगा। तो 1733 ईस्वी में ध्यान रखना घोड़ी में मापा था सबसे पहले ब्लड प्रेशर, वो इंसानों का ब्लड प्रेशर नहीं था। लेकिन इंसानों के ब्लड प्रेशर को मापने के लिए
एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम दिया गया स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ध्यान रखना, इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो सन 1881 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल सैमुअल। ध्यान रखना, इनका नाम क्या था? कार्ल सैमुअल। तो कार्ल सैमुअल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1881 माफ करना, सन 1881 में एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था स्फिग्मोमैनोमीटर। और याद रखना, यही वो डिवाइस है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं सर? जिसकी मदद से हम लोग ह्यूमन बॉडी के ब्लड का प्रेशर माप देते हैं, ह्यूमन बॉडी के। बच्चों, ये स्फिग्मोमैनोमीटर मापने के लिए हम लोग अपने या तो दाएं हाथ में या बाएं हाथ में इस तरीके से इसको बांधते हैं और ब्लड का प्रेशर मेजर हो जाता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि दाएं की बाएं, एक्चुअली में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। जो जैसे कि कोई राइटी है, मैं राइटी हूं, राइटी का मतलब मेरा लेफ्ट हैंड से ज्यादा राइट हैंड एक्टिव है, यही मतलब होता है, ठीक है? लेफ्ट हैंड से ज्यादा मेरा राइट हैंड एक्टिव है। तो जो राइट हैंड एक्टिव है ना, तो मेरा ब्लड का प्रेशर मापने के लिए राइट हैंड में लगाया जाएगा। और अगर कोई लड़का ऐसा है जिसका राइट से ज्यादा लेफ्ट हैंड एक्टिव है, तो लेफ्ट हैंड एक्टिव है तो उसका ब्लड का प्रेशर मापने के लिए लेफ्ट हैंड में इसे बांधा जाएगा, है ना? तो इसका जवाब कुछ नहीं होता, राइट और लेफ्ट नहीं होता, बस ध्यान रखना वो डिपेंड करता है कि कौन सा हाथ आपका एक्टिव है। बच्चों, अगर मैं ब्लड के प्रेशर की बात करता हूं कि ब्लड के प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, तो याद रखना, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो धमनियों का प्रेशर होता है, वो सिराओं का प्रेशर नहीं होता, मैं पहले बता दूं। तो जब भी ब्लड के प्रेशर की डेफिनेशन दिखती है तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड। अरे भाई, जहां लिक्विड है वहां पर कहीं ना कहीं प्रेशर होगा। भाई, प्रेशर का फॉर्मूला होता क्या है? तो कहना, किसी भी ब्लड के प्रेशर निकालना है, किसी का भी प्रेशर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया कर दो। सर, फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर निकलाएगा, और जहां जहां कोई लिक्विड बहता है वहां वहां ध्यान रखना किसी ना किसी तरह का प्रेशर जरूर होगा। तो बोला जा रहा है कि रक्तचाप धमनियों की दीवारों का रक्तदाब होता है, यानी ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ योर आर्टरीज। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड का प्रेशर होता है वो किसका प्रेशर होता है सर? वो धमनियों का प्रेशर होता है। जब ब्लड धमनियों में बहता है उस समय प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब आगे कहानी सुनो बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जब भी कभी सवाल ये पूछा जाएगा कि नॉर्मल बीपी क्या है, आपके शरीर का नॉर्मल बीपी क्या है, तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो ध्यान रखना वो कौन सा प्रेशर होता है, कितना होता है? तो कह देना नॉर्मल प्रेशर होता है 120/80। और आगे बताइए क्या बताना है? mmHg। हम लोग ब्लड के प्रेशर को mmHg में नापते हैं। 120/80 mmHg, ये हम लोग कहते हैं ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ओके, अब ये 120 क्या है, 80 क्या है, मैं आपको बताता हूं बच्चों। आपको पहले मैं फिर से बता दूं, देखो, दिल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, दिल ऐसे एक्सपेंड करता है, दबता है फूलता है, दबता है फूलता है। तो ध्यान रखना, ये जो हमारा 120 mmHg है, मैं 120 mmHg की बात बता रहा हूं सर। इस 120 mmHg को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। ये जो आपने 120 mmHg बताया सर, ये 120 mmHg को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक बच्चों वो प्रेशर होता है जिसमें दिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे दिल के दबने वाला प्रेशर होता है। जब दिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबेगा, जिसको आप बोलते हैं संपीड़न, तो संपीड़न वाला जो प्रेशर कहलाता है सर, वही प्रेशर हमारा कौन सा प्रेशर होता है सर? उसी को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। बट इसी के अलावा एक और प्रेशर भी होता है, उसे क्या नाम से जाना जाता है सर? दूसरा प्रेशर हो जाएगा तुम्हारा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसमें दिल हमारा क्या करता है, पहले होता क्या है? तो डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है, 80 mmHg। और याद रखना, ये वो प्रेशर होता है जिसमें दिल हमारा क्या करता है? एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने का मतलब फूलता है, ठीक है? फिर से बताइए, सिस्टोलिक में दिल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और डायस्टोलिक में दिल क्या करेगा सर? डायस्टोलिक में दिल हमारा एक्सपेंड करेगा। अब बड़े ध्यान से समझना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। mmHg, अरे mmHg का फुल फॉर्म नहीं है भैया कोई,
है ना, mm उसकी लेंथ है, कितना mm है, और hg मतलब मर्क्यूरी। अगर इसके आगे ये वर्ड लिखा होता ch, तो फिर आप उसको बोलते हैं कॉलम हाइट। c का मतलब कॉलम, h का मतलब हाइट। तो mmHg ये ब्लड का प्रेशर होता है, और वैसे भी प्रेशर को हम mmHg में मापते हैं। जब मैं फ्लूइड मेंटेनेंस पढ़ाऊंगा तो और डिटेल बताऊंगा लाल साहब। तो मैंने आपसे ये बोला कि जब हम लोग बात सिस्टोलिक की करते हैं तो सिस्टोलिक में क्या हो रहा है, देखो जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में आपका दिल है, मेरे हाथ में मान लीजिए आपका दिल है, और जैसे ही मैं इस दिल को ऐसे दबाऊं तो दबाने पर बताइए खून अंदर से बाहर जाएगा कि बाहर से अंदर आएगा? तो दिल ऐसे जब दबता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दिल के कॉन्ट्रैक्ट होने में ध्यान रखना, खून जो अंदर है दिल के वो बाहर जाता है। अच्छा सर बाहर जाता है, मैंने कहा कैसे जाता है बताओ जरा। तो दिल के खून हमारा कहां जाएगा, तो कहते ना जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे अपने दिल को तो दिल से जो खून है वो कहां जाता है, बाहर जाता है। अब दिल में दो तरह के खून पाए जाते हैं, एक शुद्ध खून एक अशुद्ध। तो आप मुझे बताओ दिल में शुद्ध खून कहां जाएगा, बाहर, और दिल में अशुद्ध खून बताइए कहां जाएगा, बाहर। भाई दो तरह के खून पाए जाते हैं दिल के अंदर। तो याद रखना दिल में जो शुद्ध खून होता है वो कहां चला जाता है। अरे यार दिल का शुद्ध खून तो वहां जाएगा ना शरीर के पास, अरे तो दिल का शुद्ध खून बताइए कहां भाग जाएगा, बॉडी के पास भाग जाएगा। और किस पाइपलाइन से भागता है, महाधमनी से भागता है। और उस समय जो वाल्व ओपन होगा वो कौन सा वाल्व ओपन होगा, तो उस समय हमारा आरोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा। कौन सा वाल्व ओपन हो जाएगा, आरोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। भाई शुद्ध खून को वहां जाना है। तो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन में रखना शुद्ध खून महाधमनी में चला जाता है, आरोटिक वाल्व ओपन होता है। लेकिन अशुद्ध खून कहां जाएगा, सर अशुद्ध खून तो वहां जाएगा ना, कहां, फेफड़ों में, शुद्ध होने के लिए। लेकिन जब अशुद्ध खून फेफड़ों के पास जाएगा बच्चों, तो उस समय उसको कौन सा वाल्व ओपन होना होगा, सर उस समय वाल्व ओपन होगा तुम्हारा पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, या आप एक काम करो पहले यहां लिखो पल्मोनरी आर्टरीज। जाएगा कौन सी पाइपलाइन से, तो उस पाइपलाइन का नाम होगा पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। और वाल्व कौन सा ओपन हो जाएगा, तो कह देना पल्मोनरी वाल्व तुम्हारा ओपन हो जाएगा, पल्मोनरी वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फुल फॉर्म याद रहे ना, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू फेफड़ों में जाएगा और पल्मोनरी वाल्व उस समय ओपन होगा, याद रखना पड़ेगा आपको फुल फॉर्म। ठीक है, चलो आइए डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब क्या होगा कि दिल ऐसे फूला, तो जब दिल फूलता है ना तो खून दिल के अंदर आता है। तो खून दिल के कहां आएगा, सर खून दिल के अंदर आएगा, ऐसे अंदर आएगा, ऐसे अंदर आएगा। अच्छा खून दिल के अंदर आएगा तो दो तरह के खून दिल के अंदर आते हैं, एक हमारा शुद्ध खून दिल के अंदर आ सकता है, और दूसरा बताइए कौन सा खून दिल के अंदर आ सकता है, सर दूसरा हमारा अशुद्ध खून दिल के अंदर आ सकता है। लेकिन शुद्ध खून कहां से दिल के अंदर आएगा, तो कह देना प्योर ब्लड अगर दिल के अंदर आना है तो वो प्योर ब्लड दिल के अंदर आएगा फेफड़ों की मदद से, लंग्स की मदद से। और अशुद्ध खून दिल के अंदर आ रहा है तो कहां से आ रहा होगा, बॉडी से, बॉडी से। भैया क्या आप लोग इस पाइपलाइन का नाम, नहीं 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 नहीं, देखो कुछ लोग इसको इनहेल कह दे रहे हैं। मालिक रुक जाओ, इनहेल एक्सेल सांस लेने को बोलते हैं, ये खून का अंदर आना और बाहर जाना ये सब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में आता है, इनहेल नहीं चाहिए, है ना, वर्ड थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो शुद्ध खून फेफड़ों से दिल के अंदर आएगा, तो पाइपलाइन का नाम क्या है जिससे दिल के अंदर आएगा, तो कह देना पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, है ना। अशुद्ध खून दिल के अंदर आएगा, तो अशुद्ध खून बताइए दिल के अंदर आएगा तो उस पाइपलाइन का नाम क्या है, तो कह देना उस पाइपलाइन का नाम होगा मेरे दोस्त वीना कावा, वीना कावा। सर इनमें भी वाल्व ओपन होंगे, यस बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। भैया शुद्ध खून दिल के अंदर आ रहा है, शुद्ध खून कौन वाले हिस्से में पाया जाता है, शुद्ध खून पाया जाता है लेफ्ट वाले हिस्से में। और लेफ्ट वाले हिस्से में अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वाले हिस्से में कौन सा वाल्व होता है, बाइकप्सिड वाल्व होता है। तो आप मुझे बताइए यहां पर कौन से वाल्व ओपन होगा, सर यहां पर वाल्व ओपन होगा बाइकप्सिड वाल्व। यहां पर बताइए कौन सा वाल्व ओपन होगा, बाइकप्सिड वाल्व ओपन होगा। और सेम तरह से अशुद्ध खून अंदर आ रहा है तो कौन सा वाल्व ओपन होगा, ट्राइकप्सिड वाल्व ओपन होगा। ये पूरी कहानी है दिल की।
है ना। दिल ऐसा नहीं काम करता, हर एक काम करने के पीछे बहुत बढ़िया बढ़िया रीजन होता है। हाँ वो भी मैं बताता हूं शुभम, एकदम सही था, ठीक है। और 70 mm नहीं होता, 70 ml होता है ना, ठीक है। तो पहले आप मुझे बताओ जल्दी से, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके पहले मुझे ये बताओ, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में आप सब लोगों को कहानी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सिस्टोलिक में कहानी ये कुछ इस तरह से क्लियर होनी चाहिए कि सिस्टोलिक में क्या होता है, सिस्टोलिक में दिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो खून बाहर जाता है। शुद्ध खून कहां जाएगा, अशुद्ध खून कहां जाएगा, कौन से वाल्व खुलेंगे। डायस्टोलिक होगा, डायस्टोलिक होगा तो बताइए हमारे पास खून अंदर आता है। खून अंदर आता है तो आप मुझे बताइए कौन सा खून अंदर आएगा, कहां कहां से अंदर आएगा, कौन सा वाल्व ओपन होगा। ये कहानी क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम डिटेल में बताई मैंने। अब थोड़ा अगर गौर से देखिए तो बच्चों सिस्टोलिक वो प्रेशर होता है जिसमें एवी वाल्व या यूं कहिए कि हमारा आरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व खुलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व और आरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को याद करो, मिला के मैंने क्या नाम से जाना था, दैट इज कॉल्ड एवी वाल्व, एवी वाल्व ओपन, ऐसा बोल सकते। तो अगर ये लाइन भी लिखी हुई मिले क्या कि सिस्टोलिक में कौन से वाल्व खुलते हैं, तो सिस्टोलिक में हमारे एवी वाल्व खुलते हैं सिस्टोलिक में। और डायस्टोलिक बताइए कौन से वाल्व खुलते हैं। माफ करना भाई, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, माफ करना, नीचे हमारा एवी आएगा। एवी वाल्व तो हम किसको बोलते हैं, एवी वाल्व बोलते हैं बाई टफसेट ट्राई टफसेट। अरे फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, डायस्टोलिक में बाई टफसेट और ट्राई टफसेट वाल्व खोलते हैं, तो डायस्टोलिक में एवी वाल्व ओपन होते हैं, जबकि सिस्टोलिक में आरोटिक और पल्मोनरी वाल्व ओपन होते हैं। और आरोटिक और पल्मोनरी वाल्व को मिला के याद करो मैंने क्या नाम दिया था सर, इनको नाम दिया था सेमी लुनार वाल्व। तो इस वाली कंडीशन में बताइए कौन सा वाल्व ओपन होते हैं, सेमी लुनार वाल्व ओपन होते हैं। सेमी लुनार वाल्व ओपन होते हैं, हाँ बिल्कुल आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक दो बार आपको अच्छे से देखना पड़ेगा ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक बार देखा तो काम हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बतानी है, बट जगह मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है, तो मैं एक काम करता हूं जल्दी से एक खाली स्लाइड ले लेता हूं। पहले आप बताओ यहां तक क्लियर हो गया ना है, अब मैं दो चार बातें और समझा देता हूं, उसको भी समझो, क्योंकि बहुत सारी अभी बातें हैं जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, जो मुझे आपको बताना है अभी भी। बच्चों आपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो बता दिया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, 120 mm को हम सिस्टोलिक बोलते हैं, 80 को डायस्टोलिक बोलते हैं। लेकिन अभी भी हम लोगों को दो चार कंडीशन बाकी है, तो नोट करके दो चार पॉइंट और है, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर सर ब्लड प्रेशर बीपी का मान बढ़ जाता है, ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि अगर सर ब्लड प्रेशर बीपी का मान बढ़ जाता है तो बताइए आप इसको क्या नाम से जानते हैं, सर आप इसको हाई बीपी कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का मान अपने नॉर्मल मान से बढ़ जाता है दैट इज कॉल्ड हाई बीपी, और हाई बीपी को याद करो हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वो कंडीशन होती है जिसमें ध्यान रखना आपके ब्लड का प्रेशर हमारा नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है, हाई बीपी। दूसरा ये लो बीपी। लो बीपी का मतलब क्या होता है सर, लो बीपी का मतलब ये होता है कि जिस कंडीशन में आपका जो ब्लड प्रेशर है अपनी नॉर्मल वैल्यू से घट जाता है उसे लो बीपी कहते हैं। और लो बीपी को बताइए हम किस नाम से जानते हैं, सर लो ब्लड प्रेशर को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन बीपी का बढ़ जाना, हाइपोटेंशन बीपी का घट जाना, ठीक है। बच्चों आपको मैं एक बात और बता दूं, ये कंडीशन ना नॉर्मली देखी जाती है। जैसे कि आपसे मैं आप कहूं कि जब आप सोते हो, सोते समय, तो सोते समय बीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि ब्लड प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और आप बताइए दौड़ते समय बीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सोते समय बीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दौड़ते समय बीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप लोग सो रहे होते हैं ना, तो याद रखना नॉर्मली क्या होता है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड का फ्लो उतना तेज नहीं होता सोते समय।
लेकिन अगर दौड़ते समय की बात करते हैं तो दौड़ते समय ध्यान रखना आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दौड़ते समय अक्सर ध्यान रखना आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा दौड़ते समय, खेलते समय। ठीक है, और कहानी सुनो, और कहानी सुनो बच्चों। एक और पॉइंट पूछा जाता है, अच्छा एक बात बताओ, जब भी कभी आप लोगों के आसपास किसी को लो बीपी की शिकायत होती है, जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसे नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है ना। तो बच्चों आप लोगों को एक और पॉइंट बताता हूं, ये पॉइंट बहुत खतरनाक है, इसको नोट डाउन करके रखना कि सोडियम आयन की ज्यादा मात्रा, ठीक है, और पोटेशियम आयन की कम मात्रा, सोडियम आयन की ज्यादा मात्रा और पोटेशियम आयन की कम मात्रा, ध्यान रखना, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि किसी को लो बीपी की शिकायत हो तो आप उसे नमक पानी का घोल पिला दो। जैसे ही आप नमक पानी का घोल पिलाओगे, नमक में सोडियम होता है, उसका बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसका पर्टिकुलर रीजन होता है। सोडियम क्या काम करता है कि लिक्विड के जो सॉलिड पदार्थ है, मतलब सॉरी ब्लड के जो सॉलिड पदार्थ है उनको लिक्विड बना देता है। सोडियम के बारे में मैं बताऊं, सोडियम का काम क्या होता है ना सर, सोडियम का काम क्या होता है, चलो मैं साइड में लिख देता हूं। ये जो सोडियम आयन है ना, ये ब्लड में पता क्या काम करता है। सोडियम आयन का काम होता है कि आपके ब्लड में जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है उनको क्या कन्वर्ट कर देता है, उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ध्यान रखना ब्लड का प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और पोटेशियम आयन क्या काम करता है, पोटेशियम आयन जो है ये उल्टा काम करता है। पोटेशियम आयन ध्यान रखना हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको क्या बना देता है, ब्लड के लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड बना देता है। अब वो सॉलिड बन गए तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है ना। ठीक है, चलो, तो आपको मैं बता दूं, सोडियम आयन की ज्यादा मात्रा, पोटेशियम आयन की कम मात्रा बीपी बढ़ाती है। इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, सोडियम आयन की कम मात्रा और पोटेशियम आयन की ज्यादा मात्रा, याद रखना, बीपी हमारा घटाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है ये वाली लाइन। लेकिन अब बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही, जो भी चीज है। नहीं, आयोडीन का यहां कोई रोल नहीं है मेरे भाई, आयोडीन का बिल्कुल यहां कोई रोल नहीं है, तो आप प्लीज आयोडीन का नाम मत ले फिलहाल तो। ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। आगे बढ़े, एक बार थोड़ा कमेंट करके बता दो। बस आज की लास्ट स्लाइड और बाकी है, उसको भी मैं बता दूं। अरे पहले आप मुझे ये बता दो, यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई? Na और K दोनों बढ़ जाए, एक्चुअली में राकेश ये दोनों ऐसे आयंस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, जो लगभग बराबर मात्रा में होती हैं, लगभग बराबर मात्रा में होती हैं, है ना। और इनकी मात्रा कभी अनबैलेंस नहीं होती, किसी की ज्यादा किसी की कम नहीं हो सकती, नहीं तो आपकी बॉडी में हमेशा ब्लड प्रेशर के कम ज्यादा होने की शिकायत जरूर रहेगी। चलो, आज की स्लाइड की अंतिम हेडिंग होगी जिसको आप बोलते हैं ईसीजी एंड स्टेथोस्कोप। ओके बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आपकी बॉडी में आपकी जो दिल है ना वो धड़कता रहता है, और दिल के धड़कने की आवाज जो होती है वो लब और डब होती है। दिल के धड़कने की आवाज वो नहीं होती धड़कन, नहीं, धड़कन नहीं बोलते उसको, वो लब डब होती है। तो जब आपसे ये बोला जाता है कि आपका जो दिल गति करता है, तो जिसको आप हार्ट बीट के नाम से जानते हैं, तो नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है बताइए? तो बच्चों ध्यान रखना, हमारे दिल की जो धड़कन की नॉर्मल हार्ट बीट है, नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट, एचबी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल हार्ट बीट। तो हमारे दिल की जो नॉर्मल हार्ट बीट है, याद रखना, वो आती है 72 बीपीएम। बच्चों बीपीएम का मतलब होता है बीट पर मिनट, याद रखना, बीट पर मिनट, है ना। बीपीएम बीट पर मिनट, ये नॉर्मल है।
लेकिन जब भी कभी ये क्वेश्चन आता है न्यू बेबी के लिए, न्यू बेबी के लिए, जो अभी नया जन्मा बच्चा है, न्यू बेबी के लिए, तो नए बच्चे के लिए ध्यान रखना जो हार्ट बीट होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है। नए बच्चे की हार्ट बीट 120 से लेके 150 बीपीएम के बीच हो सकती है। 120 से लेके 150 बीपीएम के बीच हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि भैया जो हार्ट बीट होती है ना वो 72 बीपीएम यानी 72 बीट प्रति मिनट है, तो तुमसे कई बार एक बीट पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो भैया बीपीएम मतलब 60 सेकंड में 72, तो 60 सेकंड में 72, तो बताओ एक बीट कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो कह देना अगर एक बीट का समय पूछा जाता है तो एक बीट का समय 0.8 सेकेंड होता है। एक बीट कंप्लीट होने में ध्यान रखना कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बताइए इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ये कैसे संभव है कि 23 सेकेंड में 5 से 6 लीटर रक्त पंप करता है। भैया जो ब्लड होता है ना वो एक बार में, ध्यान रखना, एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है, सिर्फ 70 ml, 70 ml। 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा फिलहाल, तो है ना। 5 से 6 लीटर ब्लड बॉडी में होता है, पंप करता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। अगर कोई पूछे कि ब्लड एक बार में कितना पंप होता है, तो याद रखना ब्लड एक बार में जो पंप होता है, अगर मैं यहीं पर लिख दूं कहीं पर कि एक बार में कितना ब्लड पंप होता है, तो एक बार में ध्यान रखना दिल 70 ml खून को आगे भेजता है। एक बार में दिल कितना ml खून आगे भेजता है, 70 ml खून आगे भेजता है। ठीक है, हाँ, तो मैं यहां था कि नॉर्मल हार्ट बीट 72 होती है न्यू बेबी के लिए, 120 से 150 होती है, और 8 बीट को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। लेकिन ये हार्ट बीट सुनना कैसे जाता है, तो बच्चों हार्ट बीट को सुनने के लिए ध्यान रखना एक डिवाइस बनाई गई, उस डिवाइस का नाम बताइए क्या है। सर इस डिवाइस का नाम है स्टेथोस्कोप। रेने लेलेट करके एक साइंटिस्ट थे, रेने लेलेट। सन कब बनाया था, 1816 में। सन 1816 में एक डिवाइस बनाई गई, उस डिवाइस का नाम बताइए क्या दिया गया। सर उस डिवाइस का नाम है स्टेथोस्कोप। याद रखना स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापता है, जबकि स्टेथोस्कोप क्या है। सर ये आपको क्या बताता है, हार्ट बीट बताता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या बताता है, सर ये आपको हार्ट बीट बताता है। तो हार्ट बीट बताने वाली डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, जिसको आप बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसकी खोज सन 1816 ईस्वी में हो रही थी। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रेने लेनेट। रेने लेनेट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले स्टेथोस्कोप की खोज की थी, बनाया था सन 1816 में, सन 1816 में। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता दूं स्टेथोस्कोप जब बना तो हमने दिल की धड़कन सुनना शुरू कर दिया। कई बार डॉक्टर लोग इसको पहले आला कहते थे, मतलब एक आपके दिल में लगाया, दूसरा कान में लगाया, कान की धड़कन, दिल की धड़कनें आपको सुनाई देने लगी। लेकिन सवाल बस ये आता है कि दिल की धड़कनें जब सुनाई देती हैं तो इनकी आवाज कैसी होती है। तो बच्चों ध्यान रखना, दिल के धड़कन की जो आवाज होती है ना, दिल के धड़कन की आवाज वो दो तरह से होती है, एक लब और दूसरा होता है डब। लब डब, ध्यान रखना दिल की धड़कन की आवाज धड़कन जैसी नहीं है, कैसी है, लबडब जैसी, लब डब, है ना। सर लबडब जैसी आवाज हमारे कह सकते हो दिल की होती है, धड़क धड़क धड़क, वो लबडब। अब सवाल ये कि लब ध्वनि कब मिलेगी, डब ध्वनि कब मिलेगी। तो याद रखना ये जो लब ध्वनि है, लब, ये ध्वनि मिलती है एवी वाल्व के क्लोज होने की वजह से, एवी वाल्व के क्लोज होने की वजह से, क्लोज होने के कारण ये दोनों के दोनों ध्वनि, ये दोनों की दोनों जो ध्वनि है ना, ये दोनों ध्वनि जो है ना वाल्व के क्लोज होने के कारण आती है, वाल्व के क्लोज होने के कारण आती है। लेकिन लब की ध्वनि, ध्यान रखना लब की ध्वनि एवी वाल्व के क्लोज होने के कारण आती है। एवी वाल्व याद है, एवी वाल्व कौन सा था, एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी ट्राइटफसेट और बाइटफसेट वाल्व। तो ट्राइटफसेट और बाइटफसेट वाल्व जब क्लोज होगा, एवी वाल्व जब क्लोज होगा, तो उस समय बताइए कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही, लब की ध्वनि सुनाई दे रही।
अब डब, डब की ध्वनि कब सुनाई दे रही? सर डब की ध्वनि सुनाई दे रही है आपको सेमी लुनार वाल्व के क्लोज होने के बाद। सेमी लुनार वाल्व, सेमी लुनार वाल्व के क्लोज होने के कारण, क्लोज होने के कारण, अब सेमी लुनार वाल्व में भी याद करो दो तरह के वाल्व थे। कौन से दो तरह के वाल्व थे? सर एक वाल्व था हमारा पल्मोनरी वाल्व और दूसरा था एरोटिक वाल्व। तो आप लोगों को यह याद रखना है कि लबडब की ध्वनि हमें वाल्व के खुलने के कारण नहीं सुनाई देती। कुछ किताबों में गलत लिखा रहता है वाल्व के हमेशा बंद होने के कारण ये ध्वनि सुनाई देती है। लब की ध्वनि ट्राइटपसेट और बाइटपसेट, जिसको आप लोग एवी वाल्व के नाम से जानते हैं, उनके बंद होने के कारण सुनाई देती है। और डब की ध्वनि सेमी लुनार वाल्व के बंद होने के कारण सुनाई दे रही है, यानी एरोटिक वाल्व। और उसके अलावा मैंने क्या बताया, और ये भी देखो याद करो, ये जो लब, ये देखो सारी चीजें एकदम बैलेंस है। थोड़ा यहां आइए बच्चों, मैंने आपको कहा था जब सिस्टोलिक प्रेशर पढ़ाया था, सिस्टोलिक प्रेशर, उस समय सेमी लुनार वाल्व ओपन था, देख लो बराबर। तो यहां से हम लोग उसको भी रिलेट कर सकते हैं कि कब आपको सिस्टोलिक बताना है, कब आपको डायस्टोलिक बताना। ठीक है, बताइए। अब आगे बात सुनो बच्चों, इसके बाद ना ईसीजी, ईसीजी भी इंपॉर्टेंट है। ईसीजी की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम सुनिए, विलियम एंथोवन। विलियम एंथोवन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ईसीजी बताया। ईसीजी क्या होता है मैं वो ही बताता हूं। पहले आप ईसीजी की खोजकर्ता के नाम सुन लीजिए। तो ईसीजी के अगर खोजकर्ता के नाम पूछा जाए कि ईसीजी का खोजकर्ता कौन है, तो ईसीजी के खोजकर्ता 1902 ईस्वी में बनाया गया था ईसीजी। सबसे पहले नाम क्या था? एंथोनी, एंथोनी है ना, एंथोनी। एंथोनी भी याद कर सकते हो, सिर्फ अगर एंथोनी भी याद रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। वैसे पूरा नाम होता है विलियम एंथोवम। आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख लीजिए, विलियम एंथोवम लिख लीजिए। एक सेकेंड, विलियम एंथोवम। तो विलियम एंथोवम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ध्यान रखना सबसे पहले ईसीजी, ईसीजी का निर्माण किया ह्यूमन बॉडी के लिए 1902 में। अब बच्चों ईसीजी होता क्या है? ईसीजी एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें वाई एक्सिस में क्या होता है, तो कह देना वाई एक्सिस में आपके ब्लड का प्रेशर होता है। ये सब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या लिया जाता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो ईसीजी में ध्यान रखना वाई एक्सिस में ब्लड का प्रेशर होता है, और एक्स एक्सिस बताइए क्या होता है, तो कह देना एक्स एक्सिस में हमारा क्या होता है, टाइम होता है। पूछ ले कि भाई ईसीजी में वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में क्या होता है, तो वाई एक्सिस में ब्लड का प्रेशर होता है, लेकिन एक्स एक्सिस में क्या होता है, टाइम होता है। ईसीजी, ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान रखना कार्डियोग्राम हमेशा बताना है। तो तुमसे अगर ईसीजी का पूरा नाम पूछे तो कह देना ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हमारे ईसीजी का पूरा नाम होता है। इसकी खोज की थी विलियम एंथोवम में 1902 में। और याद रखना प्रेशर वाई एक्सिस में होता है और टाइम तुम्हारा एक्स एक्सिस में होता है। ये पता है कुछ नहीं होता, वाल्व के खुलने बंद होने का टाइम जो है वो बताता है बस। ठीक है, चलो अब आगे बात सुनो। एक छोटी सी बात और छूट रही है, उसको भी जल्दी से मैं बता दूं। हरा बच्चों, आप लोगों ने दो तरह के नाम सुने होंगे। पहला नाम बताइए क्या होता है? सर पहला नाम होता है टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। और दूसरा नाम बताइए क्या होता है? सर दूसरा नाम होता है ब्रेडिकार्डिया। तो दो तरह के आपने नाम सुने होंगे। पहला नाम होता है टैकीकार्डिया और दूसरा नाम बताइए कौन सा होता है? ब्रेडिकार्डिया। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है ना, ब्लड प्रेशर कभी बढ़ गया तो हाइपरटेंशन, कम हो गया तो हाइपोटेंशन होता है ना। सेम तरह से ध्यान रखना, जो हमारा टैकीकार्डिया है ये तब पाया जाता है बच्चों जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जब भी कभी आपकी हार्ट बीट, नॉर्मल जो हार्ट बीट है अगर उससे बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कहलाता है कि जब आपकी हार्ट बीट 100 बीपीएम से ज्यादा हो जाती है। वैल्यू भी लिख लीजिए, जब आपकी हार्ट बीट कितनी हो जाए? सर 100 बीपीएम से ज्यादा हो जाए, तो याद रखना ऐसी कंडीशन को बोला जाता है टैकीकार्डिया। ऐसी कंडीशन कहलाता है टैकीकार्डिया जब आपकी हार्ट बीट 100 बीपीएम से ज्यादा हो जाए। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? सर ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि जब आपकी हार्ट बीट कम हो जाए।
हार्ट बीट कम हो जाए, और जब आपकी हार्ट बीट 60 बीपीएम से कम हो जाती है, 60 बीपीएम से कम हो जाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट घट जाना। बच्चों इन दोनों को मिला के भी एक नाम से जानते हैं, बच्चों इन दोनों को मिला के हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिथीमिया। एरिथीमिया, एरिथीमिया क्या है सर? एरिथीमिया कुछ नहीं है, एरिथीमिया का मतलब होता है, एरिथीमिया का मतलब होता है जब आपकी हार्ट बीट इर्रेगुलर हो जाए, इर्रेगुलर हार्ट बीट, या फिर आप सीधा सीधा बोलिए एबनॉर्मल हार्ट बीट। तो एरिथीमिया कुछ नहीं होता, आप सीधा सीधा बोलिए इसको इर्रेगुलर हार्ट बीट। इर्रेगुलर हार्ट बीट, जब भी कभी आपकी जो हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो जाती है, इर्रेगुलर का मतलब नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती, तब उसको हम लोग एरिथीमिया कहते हैं। एरिथीमिया दो तरह से हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया क्या होता है सर? टैकीकार्डिया वो होता है जब हार्ट बीट बढ़ जाती है, और ब्रेडिकार्डिया बताइए क्या होता है सर? ब्रेडिकार्डिया वो होता है जब हार्ट बीट घट जाती है। अभी तक हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी डबल सर्कुलेशन की थ्योरी अच्छे से देख ली, बहुत मजा आ गया होगा। थोड़ा लंबा निकल दिया, मतलब मैं सोच रहा था कि ये आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे में नहीं हुआ, ये लगभग 1.5 घंटे के आसपास चला गया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अभी ना हम इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल इसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है तुम जाओ। पहला सवाल लिखा हुआ है, विच ऑप्शन करेक्टली शोन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा विकल्प ऑक्सीजन के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? हाँ ठीक है, तो आप बताओ ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे शरीर में कहां आती है? मैंने बताया फेफड़ों में आती है, फेफड़ों के साथ वो जाती है पल्मोनरी सिरा में, पल्मोनरी सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है। तो देखो सबसे पहले हमारा फेफड़े आएगा, फेफड़े के बाद पल्मोनरी आर्टरीज आ गया, गलत हो गया। फेफड़ों के बाद पल्मोनरी आर्टरीज आ गया, गलत हो गया। फेफड़ों के बाद पल्मोनरी सिरा। बच्चों पल्मोनरी सिरा के बाद जो है ना वो शुद्ध वाले हिस्से में जाता है, और शुद्ध वाला जो हिस्सा होता है वो लेफ्ट हिस्सा होता है, राइट वाला नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये दिल है, तो दिल के 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर में से ये जो राइट वाला चैम्बर है ये हमारे कौन से खून को शो करता है? राइट वाला चैम्बर हमारे अशुद्ध खून को शो करता है, और लेफ्ट वाला जो चैम्बर है वो हमारे कौन से खून को शो करता है? शुद्ध खून को। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाले चैम्बर में आएगा ना। तो बच्चों आप देखो पल्मोनरी वेन सही है, फिर राइट वाले चैम्बर में गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है, फेफड़े से पल्मोनरी वेन्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा, बॉडी सेल्स, है ना। तो पहले वाले सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुत डिटेल में मैंने हर चीज पढ़ाई है वहां पर। अरे नेक्स्ट दूसरा सवाल लिखा है, हृदय के दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच, अरे दायां पोर्शन है, दाएं पोर्शन मैंने बताया ट्राइटॉप्सिड वाल्व होता है, बाएं में बाइटॉप्सिड होता है। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ट्राइटॉप्सिड के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आसान था, अगर आपने पढ़ रखा है तो। लिखा क्या, बहुत आसान सवाल है, इसमें डायग्राम भी था, लेकिन डायग्राम मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आंसर बता दो। छवि, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त दिखाया गया, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त दिखाया गया। हृदय के दाहिने निलय से, हृदय के दाहिने निलय से, ध्यान सुनो, दाहिने निलय से ऑक्सीजन रहित रक्त की दिशा क्या होना चाहिए? देखो दाहिने निलय से पूछा जा रहा है बच्चों, दाहिना निलय दैट मीन्स नीचे वाला हिस्सा हो चुका। ये देखिए दाहिना निलय हमारा क्या हो गया? दाहिना निलय ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो बच्चों राइट वेंट्रिकल में होता है अशुद्ध खून, अशुद्ध खून कहां जाएगा? फेफड़ों की ओर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज से जाएगा। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर जाएगा फेफड़ों की ओर, टुवर्ड्स द लंग्स, शुद्ध होने के लिए जाएगा ना मेरे भाई। बाएं आलिंद की ओर क्यों जाएगा भैया? ऊपरी से ऊपर क्यों जाएगा भाई? जब दाएं आलिंद में है तो दाएं आलिंद से देखो कहां जाएगा? फेफड़ों की ओर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लो, 3 स्टेटमेंट लिखे और तीनों स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला लिखा है फुसफुस धमनी, धमनी हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, एकदम सही है। फुसफुस धमनी का ही काम है कि आपके हृदय से खून उठाएगा, फेफड़ों की ओर ले जाएगा, वो भी ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा, एकदम सही है। महाधमनी शरीर के अंगों से फेफड़ों तक, शरीर के अंगों से फेफड़ों तक ले जाता है, गलत। महाधमनी का काम हृदय से बॉडी तक ले जाना होता है, और जबकि बोला है अरोटा कैरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू लंग्स, गलत है सर, गलत है, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है।
पल्मोनरी नस एकमात्र ऐसी नस है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। मतलब पल्मोनरी वेन्स, वैसे वेन्स में हमेशा अशुद्ध खून होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स अकेली एक ऐसी वेन है जो कैसी ले जाती है, ऑक्सीजन युक्त। यार ये बात तो एकदम सही है, तो ये अपवाद में है ना, उल्टा है। तो बच्चों ये तीनों पार्ट हमारे में से दूसरा वाला गलत है और पहला और तीसरा कहीं ना कहीं हमारा सही है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला था, देखो अभी यही मिस्टेक हो जाती, सवाल में पूछा था कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको गलत बोला है तो गलत सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा हमारा सही नहीं है, गलत बोला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये लीजिए बच्चों, अगला सवाल है हृदय से फेफड़ों तक और हृदय से शरीर तक ऊतकों का परिसंचरण क्या कहलाता है। मैंने आपको कहा था कि हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हृदय से फेफड़ों तक एक है, हृदय से फेफड़ों तक कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, और हृदय से शरीर तक कहलाता है सिस्टमैटिक, सिस्टेमेट। ऑप्शन नंबर बी, दो तरह सर्कुलेशन बताया मैंने आपको। आगे नेक्स्ट, मानव के हृदय में बाइकप्सिड वाल्व किसके बीच होता है। बाइकप्सिड बोल रहा है, बायां अलिंद बायां है ना, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रल, ये सब की सब थ्योरी आप लोगों को बताई दे चुकी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दूसरी ध्वनि डब किसके बंद होने की वजह से आती है। मैंने आपको दो तरह की ध्वनि बताई है, एक लब एक डब। लब जो ध्वनि आती है वो एवी वाल्व के क्लोज होने की वजह से आती है, नोट डाउन कर लीजिए। वैसे बताया है जब एवी वाल्व क्लोज होता है, एवी वाल्व क्लोज होता है तो हमारी कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, तो एवी वाल्व के क्लोज होने से हमारा लब ध्वनि आती है। एवी वाल्व का पूरा नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। डब, आप बताओ डब ध्वनि कब सुनाई देती है, तो कह देना डब ध्वनि सुनाई देती है मेरे भाई तब जब आपका सेमी लुनार वाल्व क्लोज होता है। सेमी लुनार वाल्व जब क्लोज होता है तब बताइए कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, तब ध्वनि सुनाई देती है डब। ओके, तो लब इन्होंने क्या बोला, दूसरी ध्वनि डब, डब सुनाई देती है सेमी लुनार वाल्व के क्लोज होने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी वाला देख लो एकदम सही है। सेमी लुनार वाल्व में दो वाल्व होते हैं, एक हमारा एरोटिक वाल्व, दूसरा हमारा पल्मोनरी वाल्व। जबकि एवी वाल्व में दो वाल्व होते हैं, एक हमारा ट्राइटप्सिड, दूसरा बाइटप्सिड। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा, क्योंकि दूसरी ध्वनि डब की बात कर रहा है, सेमी लुनार वाल्व। आ जाइए, ये लो बच्चों, बोला है बाएं आलिंद से शरीर में रक्त का मार्ग क्या। बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद मतलब बाएं आलिंद ऊपर वाला आलिंद है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये दिल का चैम्बर बनाया और दिल के चैम्बर में ये रहा तुम्हारा बाएं आलिंद, तो बाएं आलिंद से खून कहां आएगा, पहले बाएं आलिंद से बाएं निलय में आएगा, बाएं आलिंद से बाएं निलय, बाएं निलय के बाद यह हमारा अरोटा के थ्रू यानी महाधमनी के थ्रू बताइए कहां जाता है, हमारे शरीर में जाता है, महाधमनी के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। हाँ, तो बाएं आलिंद से बाएं निलय, बाएं निलय से अरोटा, अरोटा के बाद बॉडी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। बी नहीं है, बी नहीं है, बाएं निलय, बाएं आलिंद, बाएं निलय, महाधमनी, शरीर। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राइट वाला कोई पोर्शन नहीं आएगा, इसलिए राइट वाला आंसर गलत। पल्मोनरी वर्ड यूज ही नहीं होंगे बीच में, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, ए वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट, ये लो बच्चों, ये वाला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझो। निम्नलिखित में से हृदय वाल्व, और आगे कुछ वाल्व के नाम लिखे, फिर लिखा उन्हें उस क्रम में व्यवस्थित करें जिससे एक एरिथ्रोसाइट बाएं हाथ से हृदय में लौटने के बाद उनके माध्यम से गुजरता है। बच्चों एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। तो आपका जो आरबीसी है, आपका ब्लड है, वो बाएं हाथ से हृदय में लौटने के बाद उनके माध्यम से गुजरता है, हृदय में लौटने के बाद। अब आप ये बताओ, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये दिल है, दिल में बताओ बाएं हाथ से जब खून आएगा तो वो अशुद्ध खून होगा, अशुद्ध खून हृदय में आ चुका है, तो हृदय में लौटने के बाद उसके माध्यम से गुजरता है। तो भाई ये बताओ, अगर अशुद्ध खून हमारा हृदय में आ चुका है तो आप बताइए अब ये अशुद्ध खून कहां कहां से गुजरेगा। बच्चों सबसे पहले ये अशुद्ध खून हमारा जो जाएगा ना, वो यहां पर एक वाल्व लगा होगा, डेट इज कॉल्ड ट्राइकप्सिड। ठीक है, तो सबसे पहले ये गुजरेगा हमारे किससे, ट्राइकप्सिड वाल्व से। जैसे ट्राइकप्सिड वाल्व से हमारा नीचे आ जाएगा तो ये शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा, ये हमारा फेफड़ों की ओर जाएगा, जहां लगा होगा पल्मोनरी वाल्व, है ना। तो फिर इसके बाद ये गुजरेगा हमारा किससे, पल्मोनरी वाल्व से। बच्चों पल्मोनरी वाल्व के बाद जब ये पल्मोनरी वाल्व से गुजरेगा, पल्मोनरी वाल्व से,
पल्मोनरी वाल्व के बाद ये यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचने के बाद ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो यहां पर भी मेरे दोस्त एक वाल्व लगा होगा, उसे बताइए किस नाम से जाना जाएगा सर, दैट इज कॉल्ड बाइटफसेट। जब ये बाइटफसेट से गुजर जाएगा बच्चों, इसके बाद ये खून हमारा कहां जाएगा, ये हमारा जाएगा शरीर के पास, तो वहां एक वाल्व मिल जाएगा, महाधमनी में लगा होगा वो वाल्व आरोटिक वाल्व। फिर इसके बाद बताइए कौन सा वाल्व होगा, आरोटिक वाल्व। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा सीक्वेंस है। ओके, फिर से सुन लो, ट्राइटफसेट, फिर इसके बाद पल्मोनरी, बाइटफसेट, आरोटिक। ट्राइटफसेट हमारा चौथे नंबर पे है, ट्राइटफसेट। पल्मोनरी हमारा तीसरे नंबर पे है, बाइटफसेट दूसरे नंबर पे है और आरोटिक हमारा पहले नंबर पे। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर होगा, डी वाला आंसर एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। बच्चों ये वाला सवाल, इस वाले सवाल का आंसर आप सब लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी ध्वनि डब, ये वाला सवाल हो चुका है शायद, ठीक है, दूसरी ध्वनि हुआ है, लेकिन देखो इन्होंने ऑप्शन थोड़े से अलग अलग बदल के दिए, ठीक है। तो आप मान लो दूसरी ध्वनि है, और मैंने अभी यही बताया कि जो दूसरी ध्वनि होती है वो सेमी लुनार वाल्व के क्लोज होने की वजह से आती है। पहली ध्वनि जो आती है, पहली ध्वनि देखो, पहली ध्वनि हमारी आती है एबी वाल्व के क्लोज होने की वजह से, लब लब, एबी वाल्व के क्लोज होने की वजह से पहली ध्वनि आती है, और दूसरी ध्वनि सुनाई देती है हमारी तब जब हमारा सेमी लुनार वाल्व क्लोज होता है। ठीक है, तो यहां से ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आपने बहुत ज्यादा आनंद लिया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप एक बार पढ़ के देखिए, कभी भी जो है आपको ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा, पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं फिर से लास्ट में कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि जितने भी बच्चे नए हैं वो ये सब प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई है, ये पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर ले। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं प्लेलिस्ट के थ्रू जो है ना, ये देख रहे हैं ना, 45 दिनों की साइंस थ्योरी क्लास, इसमें 8 वीडियो हो चुके, और भी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। आप परेशान मत होइए, रोज 9:30 बजे रात में एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, साथ साथ सेशन में सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई आज का पहला टॉपिक बायोलॉजी का था, तो मैं ये चाहता हूं कि बायोलॉजी के बारे में भी आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा लगा। कम से कम मुझे 400 प्लस कमेंट नीचे चाहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।